सनत का पहिया चलाने और बरामदात का हुजम बढ़ाने के लिए आखिरकार हुकूमत जाग उठी है। सनतकारों और एक्सपोर्टर्स से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इंडस्ट्री के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपये 4 पैसे सस्ती कर दी है। ख्वाहिश तो थी कि इसको मज़ीद 10 रुपये सस्ता किया जाए, लेकिन इस वक्त हाथ बंधे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी ऐलान किया कि इंडस्ट्री के लिए जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उससे भी कम करके 9 रुपये से भी कम होंगे। बरामद कुनंदगान के लिए शरह सूद को 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया गया है। बरामद कुनंदगान को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि खत्ते के दीगर ममालिक से मुकाबला करने के लिए टैक्स, शरह सूद और बिजली के नरखों में कमी करनी होगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए कामरान अरशद साहब, जो कि चेयरमैन एप्टमा है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके साथ साथ खुर्रम शहजाद साहब, जो कि मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, प्रोग्राम में दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आप लोगों की जानिब से काफ़ी अरसे से बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से मुताला किया जा रहा था। आज वज़ीर आज़म साहब ने फ़ी यूनिट 4 रुपये से ज़ायद की कमी, व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपये तक कम करने का ऐलान किया है। अब ताजर मुतमईन है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो किया बड़े मुस्बत इक़दाम लिए और जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। 4 रुपये 4 पैसे बिजली के टैरिफ में कमी की। जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट है, काइबोर ने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में भी उन्होंने कमी की और व्हीलिंग चार्जेस में भी कमी की। हमें बस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, लेकिन ऑन फेस ऑफ इट मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे इक़दाम लिए हैं और हम इनको एप्टमा प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट करते हैं और आगे देखते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, बिकॉज ऑलरेडी हमारी एक्सपोर्ट बहुत मुतासर हुई है। पहले 6 महीने की एक्सपोर्ट इस साल की $1.5 बिलियन से गिर चुकी है कंपेयर टू टाइम लास्ट ईयर। जी, अच्छा कामरान साहब, आप लोगों का एक मुतालबा शरह सूद में कमी का भी था, वो तो कम नहीं हुई है, लेकिन हुकूमत ने एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग को 7.5% से कम करके अब 4.5% पर कर दिया है। क्या इंडस्ट्री को इससे कुछ रिलीफ मिल सकेगा? सरमायाकारी बढ़ेगी? जो सनतें बंद हैं वो चल पड़ेंगी सर? अब मेरा ख्याल है इससे होगा क्या कि जो गिरती एक्सपोर्ट थी और जिस तरह वो स्लाइड कर रही थी वो रुक जाएगी एंड जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो उन्हें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम के मुकाबले में जो बंद हैं वो तब चलेंगी जब बिजली का रेट 7 से 8 सेंट होगा, जब शरह सूद जिसे आप काइबर कहते हैं वो 7% हो जाएगा और जब आपकी टैक्सेशन भी थोड़ी सी रिड्यूस होगी। बंद सनतों को चलाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन जो आपकी इस वक्त एक्सपोर्ट स्लाइड कर रही थी वो हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी मार्च तक वो ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होके नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में जाना चाहिए। अब सही है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में इन साइंस को जाना चाहिए। सर, आपने खुद इंडिया का तस्करा छेड़ा, बांग्लादेश का तस्करा छेड़ा, तो जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे जो यूरोप को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट होती है वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक हम टैक्स फ्री होते हुए यूरोप को $6.2 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया 12% टैरिफ पर सर $5.5 अरब की एक्सपोर्ट ऑलरेडी करता है सर। जी, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को एक बहुत बड़ा एज मिलने वाला है और वो बहुत बड़ा एज उनको डील उनकी हो गई है। ये डील को इन्फोर्स होते हैं, रेटिफाई होते 10-11 महीने लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएगा जी। तो मैं समझ रहा हूँ ये हमारे लिए ना, ये जो 10-11 महीने हैं, ये इसमें आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेप लिया, ये पहला पॉजिटिव मुस्बत स्टेप है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करने के लिए। अब हम उम्मीद रखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनकी काबिल टीम से कि इंशाल्लाह 3-4-5 महीने तक या बजट तक मजीद वो सिंगल डिजिट में ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के एसेंशियल फैक्टर्स को, जिसमें बिजली है, गैस है, इसको सिंगल डिजिट में लाएं ताकि जब इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस यूरोप के 27 मुल्कों को मिल जाए तो तब तक हम उनके साथ पूरी तरह से compete करने के लायक फिर से हो जाए।
सर वैसे जो ये खदशात अब जाहिर किए जा रहे हैं कि 3-4 अरब डॉलर्स के जो नेगेटिव में पाकिस्तान जा सकता है, ये इंडिया और यूरोपीय यूनियन के पैक्ट के बाद, ये खदशात आप दुरुस्त समझते हैं अगर ये 1.5 साल बाद भी डील मैच्योर होती है और इस पर काम होता है तो? देखें, इंडियन बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर को पाकिस्तानी बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके पास बहुत ज़्यादा मराहत हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं। हमारे पास किसी किस्म की कोई मराहत या सब्सिडीज़ नहीं है। हम तो बार बार अपनी हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं और उनके सामने केस प्रेजेंट करते हैं कि हम खित्ते की हाईएस्ट बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, शराय सूद एंड टैक्सेशन के साथ नहीं सरवाइव कर सकते, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं। तो खुदारा हमारी मदद करें। हम तो सिर्फ इन चीज़ों को लेवल प्लेइंग फील्ड विद द रीजन के साथ लाने पे बार बार दरख्वास्त करते थे। तो हमें अल्लाह का शुक्र है मौजूदा हुकूमत ने उस पे रोशनी डाली एंड आज ये पैकेज अनाउंस किया। तो और ये जो 10-11 महीनों की आप बात कर रहे हैं ना सर, इस 10-11 महीनों में हम कैसे अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकते हैं? खुर्रम शहजाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। खुर्रम शहजाद साहब भी साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, गुफ्तगू ब्रेक से पहले क्या चल रही थी यकीनन सुनी आपने। सर यहाँ पर जो एक कंफ्यूजन आ रही है सामने, जो बिजली की कीमतों में कमी हुई है वो जो बेस प्राइस है उस पर नहीं हुई है बल्कि व्हीलिंग चार्जेस में हुई है। और आपने भी एक्स पर पोस्ट की है जिसमें बेस प्राइस को व्हीलिंग चार्जेस से मुंसलिक कर दिया है। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती खुर्रम साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया किरण मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें ये बेसिकली ना जो मॉडल है, जो प्राइसिंग मॉडल होता है उसमें कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं। मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि इसमें शरह सूद भी शामिल होती है, इसमें करेंसी का इम्पैक्ट भी शामिल होता है, इसके अंदर जो बेस फ्यूल जिससे बिजली बनती है, जो भी फ्यूल होता है, वो तेल हो या गैस हो या कोई और फ्यूल हो, उसके भी चार्जेस होते हैं। फिर उसके अंदर फिर एक रिटर्न का भी एलिमेंट होता है जो इन्वेस्टर होता है। तो देखें ओवरऑल जो प्राइसिंग होती है ना उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि अगर 36 रुपए पर यूनिट कॉस्ट थी इंडस्ट्री की, तो वो 34 रुपए हो गई है इस तरह से, यानी कि 4 रुपए कम हो गए। तो वो व्हीलिंग जो है वो उसके अंदर अगर वो 12 रुपए व्हीलिंग चार्जेस थे तो ये बेस प्राइस के अंदर भी शामिल था वहां पे भी, तो वो इतना ही लगभग जो है वो कम हो गया है। तो देखें होता ये कि जो कंज्यूमर है ना वो डिपेंड करता है कौन सा है, यानी कि वो किस सेक्टर का कंज्यूमर है, या वो पावर है, वो इंडस्ट्रीज हैं, वो हाउस होल्ड है, या फिर वो जो है सीमेंट है, वो फर्टिलाइजर कौन है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी जो है वो प्राइस चेंज होती है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ओवरऑल आप ये समझें कि इंडस्ट्रीज के लिए 4 रुपए कम हुए हैं बेस जो यूनिट कॉस्ट थी, और बिलिंग के अंदर भी एडिशनल जो है वो 4 रुपए, टोटल 8 रुपए समझ लें आप इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 13-14 सेंट पे बिजली बेच रहे हैं और वो अगर 9 सेंट पे आती है, 8 सेंट पे आ जाती है, जो कि रीजनली कंपेटिटिव होता है, तो देखें यही चाहिए था ना इंडस्ट्री को, तो वो अगर मिल गया। कल देखें मैं आपको प्रोग्राम में बताता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम में था, एक और जो है शो में था, उसमें मेरे साथ एप्टमा के चेयरमैन भी थे, और उसने इनकी वन ऑफ द डिमांड्स वाज कि ये जो आपने क्रॉस सब्सिडी दी हुई, यानी कि आप इंडस्ट्री से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और वहां से आप सब्सिडाइज करके किसी और को कम रेट पे दे रहे हैं, ये कम कर दें या ये हटा दें, और वो हटा दी। तो देखें पहले एक और चीज पहले हुई है, पीएम ने की थी, वो ये कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, वो ये था कि जितना एक्सपोर्ट हो रहा था उसकी जो टॉप लाइन होती है, एक्सपोर्ट के जो नंबर होता है, लेट्स से अगर 100 रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके ऊपर 25 पैसा जो है वो जा रहा था एक फंड के अंदर, और ये 30 साल से जा रहा था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और वो वैसे भी लिक्विडिटी जो है ना बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था एक्सपोर्टर्स की, यानी कि पैसे उनके पास कम बचते थे या उनके पास कम होते थे दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी हटा दिया गया। ये भी साथ हो गया बिजली का भी, अब टैक्स पे भी काम हो रहा है। तो देखें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरफ हम जा रहे हैं, और वाकई में रियलाइजेशन है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। सर वैसे एप्टिमा के चेयरमैन खुद मौजूद है, वो भी जो फैसले लिए गए हैं उससे वो खुशाइन भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इससे स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आगे के मराइल के लिए भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब यहाँ पर खुर्रम साहब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस पर कई महीनों से काम भी हो रहा था, लेकिन वो आकर नहीं दे रही है अभी तक। हमने नवंबर में ये खबरें सुनी थी कि इस पर IMF से मंजूरी ली जाएगी, तो वहां से क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस पर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी तक डिलेस का शिकार है?
नहीं जी, आई एम ग्लैड आपने क्वेश्चन किया किरण। देखें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अरसे बाद आ रही है, बहुत अरसे बाद। देखें, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त इकोनॉमी के लिए या किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें बिल्कुल आप पीआई की ट्रांजैक्शन देखें, 40 साल के बाद जो एक एफर्ट हुई और उसके बाद एक कामयाबी जो है मिली, और ये हिस्टोरिक जो है प्राइवेटाइजेशन का एक लैंडमार्क है पीआई, आप सबको पता है। दूसरा, आप देखें एनर्जी की कीमतें कम की जा रही हैं। तीसरा, आप देखें एनर्जी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, एनर्जी सेक्टर को बेहतर किया जा रहा है, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन का आप देखेंगे 5 डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बड़ी हैं उनको जो है पहले बैच में इन्वेस्टर्स के आगे लेके जाया जा रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का। फिर होटल जा रहे हैं, फिर बैंक्स जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। 24 एसओईज जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं उनको इस तरफ लाया गया है। फिर उसके अलावा पेंशन में रिफॉर्म्स किए गए। डेट में आप देखें 3.6 ट्रिलियन का डेट पिछले 14 महीने में अपने टाइम से पहले पे ऑफ किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये नहीं हुआ कभी। तो देखिए, एक तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सर्टेनिटी देती है, वो हमने शुरू कर दी है। देखिए, थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। आपको मेरा सवाल अच्छा लगा लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रही हूं वो पॉलिसी आएगी कब? किरण, मुझे 1 मिनट दें, मैं आ रहा हूँ उस तरफ के इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस हो रही है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो अभी कम भी किया, मजीद कम करने का प्लान है। दूसरा, टैक्स के अंदर किस तरह से हमने छूट देनी है, वो देखें IMF फंड प्रोग्राम में उनके बगैर हम नहीं तो वहां से क्या तहफ्फुज़ात हैं इस पर? नहीं, देखिए डिस्कशंस होते हैं ना कि निटी-ग्रिटीज होती हैं कि जी हाँ ठीक है, टैक्स आपने कम करना है, कहाँ से कम करना है, फिर कहाँ से पूरा करेंगे, क्या प्लान होगा। देखिए, हमने ट्रस्ट डेफिसिट बहुत क्रिएट किया है पिछले 24 प्रोग्राम्स में, उसको फिल करना, उसको रिकवर करना इतना आसान नहीं है और हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें 2 रिव्यूज बड़े अच्छे गए, तो वो भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। यानी अगले बजट से पहले नहीं आएगी ये पॉलिसी? देखिए, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि पहले आ जाएगी, लेकिन देखिए जो टैक्स की चेंजेस होती है ना, वो बजट के अंदर फाइनेंस बिल में आती हैं। उससे पहले करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि टैक्स के टारगेट्स होते हैं और वो आपने कमिट किए हुए होते हैं, वो आपके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं। तो ये पूरे प्रोग्राम को समझना पड़ेगा कि अगर तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है तो पॉलिसी तो एटलीस्ट आ जाएगी ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी उसका टेनर होता है। उसके बाद जो है उसके अंदर चेंजेस अगर बजट तक मजीद थोड़ा सा इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ जो पहले हो सकेगा वो पहले हो जाएगा, जो बजट की चीजें वो बजट में ही होंगी। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि जी सही। कामरान साहब, ये आपको ये हुकूमत का जो बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ है, ये हकीकी लगता है आपको? 2029 तक चला जाएगा ये हदफ? किरण साहब, मेरी आज सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आज आप साहब भाई भी हैं और परसों रात मेरे साथ मालिक साहब के प्रोग्राम पे बैठे हुए थे, तो मैंने तब भी यही बयान किया था कि हमारा काम इंडस्ट्री या बिजनेस से गवर्नमेंट पे खाली तनकीद करना नहीं होता, गवर्नमेंट के सामने सॉल्यूशंस रखना होता है। तो आज आई थिंक खुर्रम साहब का डे है कि कुछ अल्लाह ने कामयाबी दी एंड खुर्रम साहब की कुछ तजावीज़ रंग ले आई। मोर नीड्स टू बी डन, यस आई एग्री कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस मुल्क में। आज उस हवाले से एक बड़ा अच्छा दिन था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरुआत की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बुनियाद की। जो आज सारे स्टेप्स लिए हैं वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ पहली बुनियाद है। मोर नीड्स टू बी डन। आज डेफिनेटली हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट आगे बढ़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आप इस मामले पे। लेकिन अगेन आप कह रहे हैं कि मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है, जो सॉल्यूशंस आप लोगों की तरफ से दिए भी जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब थे, कामरान साहब मेरे साथ मौजूद